So if you guys remember, you made a circuit over here. That I call a state catcher. Maybe some inverters here or no inverters. A state catcher. State catcher. So the job of this state catcher was that whenever there is a particular state at the input, it will reset the counter or load the counter or reset the counter. And it will also clock the next counter as a clock. Now here there is when I practically you are going to implement that, there is going to be a problem here. किट लेने आए आप? All right. So this clock, what happen is this, that when this output becomes equal to what this state catcher is, that the output of the AND gate becomes 1. So let's draw the output of AND gate. So AND gate, when the input of the state catcher becomes 1, output of the AND gate becomes 1. Now the question is, how long will it stay 1? कितनी देर तक ये stay करती है? Anyone? ये 1 कितनी देर तक रहती है? तो बताएगा हाशिम, हसन. How long will this stay 1? Anybody there? हाशिम आप इधर हैं? अब्दुल्ला नवीद? सर मैं सोच रहा हूँ. हाँ भाई इब्राहिम, कितनी देर तक ये 1 रहेगी? हाँ भाई इब्राहिम, शाहजेब. हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही सर, समझ नहीं आ रही कितनी देर तक रहेगी? हाँ जी सर, जब तक नई पल्स नहीं आएगी. जब तक कौन सी नई पल्स नहीं आएगी? क्लॉक पल्स? काउंटर के लिए क्लॉक काउंटर पल्स. की क्लॉक पल्स नहीं आएगी? हाँ, वो कैसे हो सकता है भाई? देखे ना, जो ही ये काउंटर इधर स्टेट मैच करेगी, एंड गेट की समझ लेके बहुत ही क्या सर जब स्टेट जो आपकी एंड हो के सही आएगी तब चलेगा काउंटर, ये तब 1 का सिग्नल आगे आएगा. ये वाला काउंटर? हाँ जी, ये तभी चलेगा ना ये जब क्लॉक है? हाँ जी तभी ये क्लॉक सर, मैं होगा कह रहा ना, हूँ क्लॉक तब चलेगा ना जब ये स्टेट कैच होगी. स्टेट कैच होगी तो एंड गेट की आउटपुट 1 होगी. जब ये राइजिंग पल्स आएगा तो जाहिर है ये काउंटर चल जाएगा. लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1 कितनी देर तक होगी? सर जब अगली बिट आएगी तब चेंज हो जाएगी. अगली बिट तक कैसे चेंज होगी? देखना यार, जो ही ये स्टेट इसकी फर्ज करें, ये 10 स्टेट को कैच कर रहा है. जो ही काउंटर 10 पे पहुंचा, एंड गेट की आउटपुट 1 हुई. एंड गेट की 1 हुई, उसने इसको रीसेट कर दिया. सर रीसेट पे रुक जाएगा. रीसेट कर दिया तो ये सारे 0 0 0 हो जाएंगी आउटपुट्स. जब ये 0 0 होंगी तो एंड गेट की आउटपुट क्या होगी? 0. तो वही कह रहा हूँ ना सर, जो Zero बिट हो चेंज जाएगी हो ना? जाएगी इसकी इनपुट. क्या सर वही कह रहा हूँ ना, रीसेट होके जब कैच हो जाएगा उसके बाद. उसके बाद रीसेट हो जाएगा ना, लेकिन ये वाली विड्थ कितनी होगी ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये कितने देर के लिए 1 होगी? ये सिर्फ इसका राउंड ट्रिप टाइम है बस इस सर्किट का.
जो ही ये 1 हुई इसने अपने आप को रीसेट कर दिया, रीसेट किया, आउटपुट 0 0 हुई, ये आउटपुट दोबारा 0 हो गई। बेसिकली कितनी देर में ये सारा सर्किट अपना राउंड ट्रिप टाइम कितना है, उस टाइम के बराबर ये आउटपुट 1 रहती है। उसका क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। 10 यहाँ पे आया, आना था काउंटर का, लेकिन 10 आया ही नहीं। 10 जो ही आया, इस काउंटर की आउटपुट ने कैच किया, एंड गेट ने कैच किया 10 को, 10 ने इसको रीसेट कर दिया, ये आउटपुट 0 0। तो ये पल्स बहुत छोटी है। बेसिकली बस इज द राउंड ट्रिप टाइम ऑफ दिस सर्किट ओवर हियर। ये जो टाइम है, this time over here, this time is the time that it will take the circuit. This is the width of this. ये आउटपुट 1 हुई, वापस आई, इस 1 ने इसको रीसेट किया, आउटपुट 0 0 होगी, ये वापस 0 होगी। ये सर बस ये बहुत, टाइम मेनली स्टेट कैचर पे डिपेंड करेगा ना, वो तो एक एंड क्योंकि गेट है। अच्छा एक इस पे इसमें डी नहीं। फ्लिप फ्लॉप है, वो उनको रीसेट होने पे डिपेंड करेगा। वो भी कोई इतना बड़ा सर्किट नहीं है, डायरेक्ट इनपुट्स होती हैं, तो ये तो बहुत थोड़ा टाइम होगा। ओ तो ये जो इसके क्लॉक का टाइम है, ये बहुत थोड़ा है। अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट मैंने देखा है कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि अगर ये वाली वायर छोटी है और ये वाली वायर लंबी है, तो क्या होगा? सर वो पहले ही 0 हो जाएगी स्टेट और आगे जाएगी नहीं। आगे One. जाएगा नहीं। that's the basic problem here. So either you make this wire very long, इसको कुछ 4-5 गज लंबा वायर करें, ताकि कुछ फ्यू नैनो सेकंड लाइट को ट्रेवल करने में यहाँ पर लगे, और उतनी देर में ये आउटपुट वेट्स इतनी हो कि ये काउंटर को रजिस्टर कर ले कि क्लॉक मुझे दी गई है, तो ये चलेगा। तो ये मुझे भी बड़ा मसला हुआ था, क्योंकि काउंटर बड़ा मिसबिहेव करता है इस तरह से। So if you are going to use a counter like this in your, either make this very long wire or do the other thing, and that is called synchronous reset. In synchronous reset, what you do is you don't actually, चाहे वो synchronous reset हो, चाहे synchronous load हो, so you don't do this like this. In synchronous reset, ये साइड ज्यादा मुझे चमकती हुई नजर आ रही है। What you do is you have your counter, and you have your output state catcher, whatever state that is. This is an AND gate catcher. Whatever that is, state catcher. Output of this is here. This going to the clock to the other one, but this output doesn't go directly to reset. Basically, this goes to a multiplexer. On this multiplexer, this side, you have normal inputs of this on life 1, you have normal Qs or whatever it is. On the other input, you have zeros. So when the state catcher is 0, it is functioning as before. This is n bit counter. Is working as before. But when the AND gate output become 1, 0 pass on, but they don't register to the next stage until the clock pulse comes. 0 यहाँ से यहाँ तक तो आ जाते हैं, clock pulse तक नहीं जाते. So in this case, you actually may, अगर आपने 0 से 9 तक का काउंटर बनाना है, तो ये स्टेट कैचर 9 का होना चाहिए,
10 का नहीं होना चाहिए। 10 पे रीसेट हो रहा था ना, वो थोड़ी देर के लिए जो डिस्प्ले आता है 10 का, अगर आप देखेंगे कई दफा होता है कि थोड़ा सा हल्का सा वो अजीब सा डिस्प्ले सा होता है, फिर 0 हो जाता है। तो ये वाली चीज किल करने के लिए आप इसको 0 से 9 बनाते हैं। 0 से 9 पे जब आता है, ये एंड गेट की आउटपुट एक्टिवेट हो जाएगी, ये आउटपुट 0 इधर कर देगी, लेकिन ये आउटपुट स्टे करेगी 1 क्लॉक साइकिल के लिए। ये जीरोस भी इनपुट पे रहेंगे 1 क्लॉक साइकिल के लिए। अगले क्लॉक साइकिल पे you will get this 0 transferred to the output. So this will be pulse that will be synchronized with clock, because this will stay there for 1 clock cycle. So if you really want to make a very बुक में ये चीज डिस्क्राइब नहीं की हुई है, उन्होंने ये डायग्राम बनाई हुई है एक पेज पे, और ये प्रोटियस भी इसको चला देगा, नो प्रॉब्लम। प्रोटियस भी चला देता है आराम से, कभी चलाता है, कभी वो भी वैसे मसले कर देता है। अदरवाइज देयर इज नो इशू। प्रैक्टिकली ये जब आप करते हैं तो ये सर्किट मिसबिहेव करते हैं, बिकॉज दिस प्रैक्टिकली दिस पल्स दैट रीसेट itself is very very small, very small. एंड काउंटर आगे जो है, काउंटर रीसेट तो हो गया, ठीक है, वो कोई मसला नहीं, लेकिन एक अगले काउंटर को क्या कोई क्लॉक मिलती है, उसको रजिस्टर करती है क्लॉक, सम टाइम करेगी सम टाइम नहीं करेगी, तो अगला काउंटर विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। सर ये जो सा आपने लगाया यहाँ पे मक्स लगाया पीछे जहाँ पे हाँ जी, QS ये 2 और to 0। 1 मल्टी, हाँ जी, ये मल्टीप्लेक्सर है, एन बिट है ना, ये एन बिट 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। एक बार इसका डालेंगे दोबारा कि क्या कर रहा था ये। अगर तो इनपुट मुझे 0 है तो नॉर्मल हाँ क्यूज जी, जो भी आनी थी वही काउंटर को चली जाती हैं, या स्टेट मशीन को, या जिसको भी चले जानी है जाती है। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अ, और अगर 1 है तो अगर 1 है तो ये 1 है तो ये जीरोस चले जाते हैं, तो यहाँ पे सारे जीरोस आ जाएंगे। और ये 1 कितनी देर तक करेगा, जब तक ये स्टेट 9 है, जब तक जो ही अगली क्लॉक पल्स आएगी, 10th क्लॉक पल्स आएगी, तो हाँ ये जी। 0 आउटपुट पे लोड हो जाए। इसकी कास्ट ये है, ये रिलायबिलिटी कास्ट ये है, यू हैव टू यूज दिस n bit 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। ये दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे, otherwise you don't get a highly reliable circuit. ये मैंने बड़ी मुश्किल से ये चीज समझी थी, क्योंकि मैं बुक के हिसाब से मेरे ख्याल से सर्किट चलना चाहिए, बट डजंट वर्क। मैंने एक तार लंबी की तो ये वाली तार ज्यादा लंबी कर दी, तो फिर ये चलना शुरू हो गया रीसेट वाली। फिर मैंने कहा ये तो तरीका ठीक नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग। सो दिस इज अ प्रॉपर वे, सिंक्रोनस रीसेटिंग। इसमें आप रीसेट को नहीं यूज करते, आप इसको लोड करते हैं 0 0 0 से, वो 0 0 स्टेट पे जाता है, which acts like a reset. So there are many, so this is very one way of implementing this. So try, अगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, अगर आपके सर्कल में नहीं है तो मुझसे पूछ लें कि भाई ये जो है वो हम नहीं चाहते कि कैचर इस तरह से लगाएं, वी वांट कैचर टू वर्क थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के आपको ज्यादा फायदा होगा, वरना फिर आपको रीसेट वाली वायर लंबी करनी पड़ेगी। सर ये हमने लगाया सिर्फ इसलिए था ताकि हम लोग ये मेक श्योर कर सकें कि आगे क्लॉक जा रही है, आगे हाँ, क्लॉक मेक अगले श्योर करें अगले अगले को। अगले अगर वो हाँ, आगे जाने का सीन नहीं है फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो सर्किट चलता है, रीसेट तो करता है अपने आप को, ये अगले सर्किट को क्लॉक नहीं करेगा सही तरह से। वो फिर ठीक हो गया, समझ आ गई सर। तो आपको फिर वो क्लॉक पल्स बड़ी करनी पड़ती है, वो जो अपने राउंड ट्रिप टाइम है वो छोटा नहीं होना चाहिए, ताकि एंड गेट की आउटपुट जो है ना उसको सफिशिएंट विड्थ की एंड गेट की आउटपुट हो जो स्टेट कैचर है, सो दैट इट कैन गो टू द नेक्स्ट।
All right. So this is one topic that I wanted to talk about. Second topic is on register transfer language. Known as RTL. Basically, register transfer language uh, is next to assembly language, and it is only known to the processor designer. Given a register transfer language, अगर मैं आपको उसकी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की एक फाइल दे दूं तो आप अपना वही प्रोसेसर आप आराम से रिपीट करके खुद ही बना सकते हैं. So all the information about the processor is in this register transfer language, and this is the complete hardware description of this. The reason is that normal combinational circuits cannot store data. The data stored is in a register. What is a register? Register क्या होता है? कोई बताएगा? What is a register? Anyone? What is a register? Basically, register is made. हाँ भाई, शायद जी. हम बता दें. सर शमात में combination of flip flops. not combination of नहीं कहें. Combination का लफ्ज हम नहीं यूज करेंगे. Register is set मतलब of flip सर flops. D flip flops. With the common clock. That's the idea. Common clock. Without common clock, D flip flops are not related to each other. When they come clock common कर देते हैं हम, तो they become a register. आपने 8 D flip flop बने पकड़े, उनके clock common कर दिए, वो register बन गए. So now with every clock rising edge of the clock, it will store data. 8 flip flops में तो 8 bit का data input पे जो होगा वो output पे store हो जाए. So we say कि this is a 8 bit register. So register is basically based is a set of flip flops with one same clock going to all of those flip flops. So if you remember, we studied this circuit also. अगर आपको याद हो कि हमने ये वाला एक सर्किट पढ़ा था. मैं इसके ऊपर वापस आ रहा हूँ कि इसमें एक एडर था, n बिट का एडर कह लें, और इसकी आउटपुट जा रही थी एक रजिस्टर को. एक रजिस्टर को जा रही थी इसकी आउटपुट. So output of this register was going back to the adder. And on the other side of the adder, we had switches. We call this A input, we call this B input. And clock was going there. So this is also can be described, this circuit can be described using a register transfer language. That this circuit is what it is doing is that at clock, let's call this register B, because it is coming as a B input to the adder.
and output is also going to B. So in register transfer language, we can say B arrow sign means clock pulse. That on a clock pulse, the new value of B will be old value of B plus whatever is the value on the switches, which is A. अगर मैं एक लाइन किसी को दे दूं तो उसको ये सर्किट बना सकता है आराम से। बना सकता है ना? क्यों जी? अब्दुल्ला, आप इधर हैं? जी सर, बना सकते हैं। आराम से बना, एक लाइन चाहिए सारा सर्किट बनाने के लिए, जी सर। कुछ भी नहीं चाहिए और डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सिमिलरली इस रजिस्टर में एक मसला है, इसको रीसेट करना होता है। रीसेट नहीं हम यूज करते, प्रोसेसर में कोई रजिस्टर रीसेट नहीं होता। रजिस्टर में अगर कोई वैल्यू लोड होनी है तो वो उस तरह ही होनी है जिस तरह अभी हमने स्टेट कैचर को यूज किया है, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लेक्सर लगा दिया था कि या 0 लोड हो जाए या ये वैल्यू आगे चली जाए। तो रीसेट नहीं यूज करते किसी, सिवाय एक रजिस्टर होता है जिसको प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, वो सिर्फ रीसेट करते हैं। उससे ये कि प्रोसेसर हमेशा 0 स्टेट से स्टार्ट होता है, अदरवाइज कोई रजिस्टर रीसेट नहीं होता। तो दिस रजिस्टर को कैसे भी रीसेट करते हैं कि इस रजिस्टर को रीसेट करने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये वो जो रजिस्टर है, इसकी दो इनपुट, यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सर का सिंबल मैं नया यूज कर रहा हूँ, ये वाला अक्सर बुक में आपको ये वाला सिंबल भी नजर आएगा मल्टीप्लेक्सर का, वर्टिकल बबल, एक अंडा 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 गरम अंडे, अंडा खड़ा हुआ नजर आएगा आपको। तो कल एक मेरा दोस्त था, वो बेचारा अमेरिका से एक लेक्चर दे रहा था, और उसमें यूईटी के लोग भी थे और एक दो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लास वाला यूटी में कुलीग, उसको ये नहीं पता था कि ये म्यूट ऑल कैसे करते हैं, ये वो जूम पे लेक्चर दे रहा था। तो कंटिन्यूसली वो बेचारे लेक्चर के दौरान जो है ना पीछे से आवाजें आती रही, गरम अंडे गरम अंडे। तो खैर फिर उसको समझाया कि इस तरह से म्यूट करो, तो उसके बावजूद भी 12 लोगों ने उसको तंग तो बहुत किया, बट ही वाज स्टेड फास्ट, उसने अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट किया। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, कि यार इस तरह की चीज़ों से बंदे को बददिल नहीं होना चाहिए। तो ही कैरीड ऑन विद दैट। सो वेरी इंटरेस्टिंग। जूम बॉम्बिंग जिसे कहते हैं ना, वो दैट स्टार्टेड विद हिम इन अ बिग वे। ही वाज, तो इसमें ये है कि ये मल्टीप्लेक्सर है, ये इसका कंट्रोल है, 1 बिट का भी हो सकता है, 2 बिट का भी हो सकता है। अगर 2 इनपुट्स हैं तो जाहिर है कि इसका 2 इनपुट्स के लिए ये वाला, तो इसकी एक इनपुट तो यही होगी एडर की आउटपुट। दूसरी इनपुट जो है वो इस रजिस्टर में आप करते हैं कि अगर आपने रजिस्टर को किसी नई वैल्यू के साथ स्टार्ट करना है, जरूरी नहीं है वो 0 ही हो, आप 0 यहाँ पे दे देते हैं तो रीसेट हो जाएगा। अगर आप अदर देन कोई 0 वैल्यू देते हैं तो ये किसी नई वैल्यू के साथ ये रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर अगर इसको आप 1 कर देते हैं तो ये उसमें ही ये वैल्यू ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली वी हैव अ मल्टीप्लेक्सर ओवर हियर। So we have a reset value that we can add and a control here. So that way you don't reset things. That is not a very good thing to do in
बिग प्रोसेसर डिजाइन के आप अचानक पकड़ के किसी चीज को रीसेट कर दें। अगर आपने करना है तो आप इस तरह से मल्टीप्लेक्सर लगा के उसको प्रॉपरली उसके अंदर क्लॉक एज पे काम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको जीरो करके यहाँ पर फर्ज करें 15 दिया हुआ है एंड आई मेक दिस जीरो, और यहाँ पे एक वैल्यू मैं दे देता हूँ, कोई वैल्यू बता दें, कोई वैल्यू 10 दे देता हूँ, तो जीरो करके क्लॉक करूंगा तो 10 यहाँ पे आएगा। 10 प्लस 15 25। अब मैं 1 कर दूंगा इसको तो 25 प्लस 10 होगा, फिर 35 प्लस 10 होगा, तो ये सीड वैल्यू बन जाएगी जिससे ये प्लस 15 करता रहेगा। जीरो भी हो सकता है उस केस में, 0 प्लस 10। सो दिस इज द वैल्यू दैट इट बिकम्स द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दिस। इसको भी एक तरीका होता है इसमें लिखने का कि द रजिस्टर बी गेट्स अ स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ 10। ये स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है इसमें वैसे ये सेमीकोलन नहीं होता आरटीएल में। दिस स्टार्टिंग वैल्यू 10 जो है बेसिकली ये वैल्यू जो है ये किसी रजिस्टर से नहीं आ रही, ये यहाँ पे हमने इसको लहजा से डिफाइन किया हुआ है। और इन माइक्रो कंट्रोलर्स, इन माइक्रो प्रोसेसर्स, वेयर इज दिस वैल्यू कमिंग फ्रॉम? जब आप कोई वेरिएबल कहते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू 20, तो ये 20 कहाँ जाता है? कोई वेरिएबल इज इक्वल टू 99, वेयर इज दैट 99 स्टोर्ड? When I say variable is equal to 99 or some constant x is equal to 20, that value becomes part of ROM. That is code value. It cannot be changed during the life of the program. ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये अगर आपके कोड में चलेगी तो ये रन टाइम पे यही वैल्यू आएगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। That means this value goes inside the part of the program memory. It is part of the instruction actually. So instruction has special space to store these values, and these values are called immediate values. So immediate values are those values that are part of the instruction and that are used to initialize a register. हर प्रोग्राम इस तरह के वैल्यू से स्टार्ट होता है, वरना वो कभी नहीं चलेगा। शुरू में आप वेरिएबल को पहले को वैल्यूज देते हैं, फिर उनके साथ प्ले अराउंड करते हैं, क्यों भाई ऐसे ही है ना। ये तो नहीं है ना रजिस्टर को वैल्यू दिए बगैर आप कोई कुछ करें, या रजिस्टर को वैल्यूज देते हैं या रजिस्टर को किसी अरे से रीड करवाते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। लेकिन कोई ना कोई इमीडिएट वैल्यू आपको देनी पड़ती है। काउंटर इज इक्वल टू 1 to 10, तो काउंटर को पहले 1 कौन देगा, और उसको कंपेयर करना है काउंटर को 10 के साथ कि कब वो 10 से ज्यादा होता है या 10 के इक्वल हो। दैट 10 इज आल्सो इन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन मेमोरी, दैट कैन नॉट चेंज ऑन रन टाइम। So these are called immediate values, and so these values are the one are used to initialize the variable. So there is a part of these are part of the code memory. They belong to the code, and if you are you can see the code file, binary file in hex में जाके उसको खोलें, किसी की binary file को खोलें आप इसमें रीडर के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं वो वैल्यू 10 नजर आएगी लिखी हुई कोड के अंदर। और किधर हो सकती है वो वैल्यू? आपने 99 लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कोड में आपको वो 99 लिखा हुआ नजर आएगा। So these are immediate values, these are registered values
एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे में रजिस्टर में ट्रांसफर हो रही है, इसको कहते हैं इमीडिएट वैल्यूज और इसको कहते हैं इमीडिएट मोड। ये है रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर मोड। एक हो गया आपके पास इमीडिएट मोड। ये इमीडिएट मोड यूज होता है फॉर इनिशियलाइजिंग द रजिस्टर्स with immediate value. This is immediate value. दूसरा होता है आपका रजिस्टर टू रजिस्टर मोड। रजिस्टर टू रजिस्टर मोड जिसमें एक या दो रजिस्टर्स की वैल्यू हम किसी ऑपरेशन के साथ किसी तीसरे रजिस्टर में चली जाती है। I can say B is equal to A. A पास ऑन हो गई यहां से और वो B में A आ जाता है। याद है ना कि ये भी कर सकते हैं हम, अगर इसमें हम थोड़ा सा अभी चेंज करते हूँ मैं। B इज इक्वल टू A कैसे होगा, वो इसमें नहीं सॉरी होता, वो कैसे होगा B इज इक्वल टू A। How can I do B is equal to A? सर आप जीरो लोड करके ए के साथ एडर चला दें। हाँ ये भी हो सकता है, जीरो लोड करके कर दें, लेकिन वो हम उसके लिए हम स्पेशल एक यूज करते हैं कि यहाँ से हमारे पास ए वैल्यू आती है, एक बी वैल्यू आती है। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो जाती हैं ALU को। तो इसकी आउटपुट जो है वो एक रजिस्टर में स्टोर होती है। यहाँ पर अब एडर की बजाय मैंने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बना दिया। इस रजिस्टर का नाम होता है डेस्टिनेशन रजिस्टर। RD इनका नाम होता है सोर्स रजिस्टर्स। इसका नाम है, मैं इस दफा RS लिख देता हूँ, RS1। इसका नाम है RS2। Those are source. These values are maybe also be coming from some register or some switches or anything. Switches are also registers. आप जब उनको चेंज करते हैं तो वही वैल्यू उसमें स्टोर हो जाती है। स्विचेस आर बेसिकली मैकेनिकल रजिस्टर। आप एक दो स्विच को जो वैल्यू चेंज कर दें वो वही रहती है, वो मेमोरी है वो। So these values could be coming from some registers. तो इस केस में हम कहते हैं कि RD is getting the value. What is the value it is getting? क्या वैल्यू आ रही है RD के पास, बताएगा कोई? RD के पास आ रही है वैल्यू A और B, उनके दरमियान कोई फंक्शन हो रहा है। जो फंक्शन जो है यूजुअली इट इज गिवन इन अप कोड, ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड टेल्स के क्या फंक्शन करना है। तो ALU के यहाँ पर कंट्रोल लाइंस भी होती हैं जिनको हमने सिलेक्ट लाइंस दिया हुआ था, नाम से याद होगा, ये सिलेक्ट लाइंस और कंट्रोल लाइंस। ये ALU है, एक बड़ा मशहूर ALU है 181। ये पूरा ALU है, इसका टेबल इसके साथ आता है कि अगर आप इसकी एक इनपुट दे दें तो ये अरिथमेटिक यूनिट बन जाता है, एक उसको जीरो कर दें तो ये लॉजिक यूनिट बन जाता है। अरिथमेटिक यूनिट में ये कर सकते A+B, A-B, A+1, A-1
और या आउटपुट पे खाली ए दे देगा या आउटपुट पे खाली बी दे देगा, बी कॉम्प्लीमेंट आउटपुट पे देना है। तो ये सारी जो है ना वो अरिथमेटिक यूनिट के तौर पे ये कर सकते हैं। तो ये फंक्शन डिफाइन करता है, ये सिलेक्ट लाइंस बताती हैं, ये फंक्शन बताता है कि एएलयू ने क्या करना है। और लॉजिक यूनिट में भी ये कर सकता है, एंड कर सकता है, और करता है बिट वाइज, एक्सक्लूसिव आर कर सकता है बिट वाइज। तो ये सारे फंक्शन जो है ये करता है। और एक बड़ा मशहूर आईसी है SAMFO 181, वो हमने इस दफा लैब में यूज नहीं किया क्योंकि लैब हमारी खत्म हो गई। एक लैब हमारे बनाई हुई थी इसके ऊपर 181, वेरी वेरी पॉपुलर आईसी। इफ यू स्टडी इंसाइक्लोपीडिया पे जाके या विकिपीडिया पे जाके इफ यू स्टडी SAMFO 181 यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ये कितना हिस्टोरिकल आईसी है। Very in the very beginning, all the mainframe computer were made up using SAMFO 181. PDP-11 का नाम आप कभी सुनने में आएगा आप लोग जब आप इसी फील्ड में रहेंगे कंप्यूटर्स की और हिस्ट्री को जब भी स्टडी करेंगे, will come across a computer called PDP-11 that had these ICs SAMFO 181 for addition subtraction. इतना सा आईसी है, बस बला चीज है। और कितने का है SAMFO 181 ताहिर साहब? हाँ, 350 रुपए का है ये SAMFO 1। उस जमाने में तो इसकी कीमत का आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। तो इन दोज डेज द प्राइस वाज वेरी हाई, और हजारों डॉलर का होगा पूरा प्रोसेसर। PDP-11 की कीमत तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में थी। तो दैट वाज द वर्कहॉर्स, ऑल द कैलकुलेटिंग मशीन वाज SAMFO 181। So this processor on a clock pulse, what will it do? It will do these two elements को लेकर जो भी यहाँ पे उनका ऑपरेशन होगा, उसका रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे वो इधर चला जाएगा। इसको सम कह लें या इसको आप रिजल्ट कह लें, जो मर्जी कह लें। So this is basically one of the more major components of this setup is major component of any processor. तो दो वैल्यूज आती हैं यहाँ से, ये उनको पूरा ऑपरेशन करता है और उसके वैल्यू एक डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर हो जाती है। Those value can be destination values can be so those values can be like this, that RD gets the value A exclusive or B. अब इसमें जो फंक्शन सेलेक्ट लाइंस होंगी, they will be called the function input here. These function inputs will dictate to the ALU के भाई exclusive R करना इन दोनों का। RD gets the value for example A plus 1, तो ये भी इसी फंक्शन में इसका एक कुछ 4 बिट का, 3 बिट का या 6 बिट का एक combination होगा, binary combination that will tell this arithmetic logic unit to do increment on register A and store this in the RD. Similarly, RD can be A minus B and many other. These are just some few of the examples. How many different operations a processor can do
दैट्स वन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोसेसर कि ये इसमें फंक्शन कितने अवेलेबल है। और एक जो रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर है वो ये इतने ज्यादा फंक्शन नहीं करता। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि वो कम फंक्शन करता है, एएलयू सिंपल हो जाता है, एएलयू बनाना आसान हो जाता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान है, तो ओवरऑल प्रोसेसर की स्पीड बहुत हाई हो जाती है। So these are all register to register transfer examples where this register is getting the value of this operation. कि दो रजिस्टर्स के दरमियान a माइनस बी, ये भी रजिस्टर होगा, ये भी रजिस्टर होगा, तो इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो ये सर्किट करेगा। तो अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि आर डी इज इक्वल टू ए फंक्शन बी और फंक्शन बता दूं कौन कौन से हैं, तो कोई भी ये सर्किट बना सकता है। तो एक लाइन में मुझे ये सारा सर्किट मैं डिफाइन कर देता हूं। डोंट नीड टू गो एंड डिजाइन ऑल द सर्किट टू टेल एनीवन। जो भी पढ़ा लिखा बंदा होगा वो इससे समझ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। All right, so one data transfer type is this immediate, second is register to register with operation। खाली भी हो सकता है कि ए में बी को कॉपी भी किया जा सकता है, दैट इज आल्सो रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन। जब आप एक रजिस्टर को एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के बराबर कर रहे हैं तो कोई ऑपरेशन के बगैर भी ये वैल्यू ए स्टेट पास ऑन हो सकती है, उस केस में आर डी इज इक्वल टू ए। द थर्ड टाइप इज मेमोरी, जब मेमोरी प्ले करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्लेइंग विद अरेज। कभी तो डाटा आप इस फॉर्म में दे सकते हैं, कभी आप डाटा अरे से भी तो रीड करवा सकते हैं। अरे ऊपर डिफाइन की होगी आपने कहीं, तो अरे का मेमोरी का बड़ा सिंपल सा मॉडल है, इसमें दो ऑपरेशन होते हैं। टॉप लेवल पे मेमोरी हैज अ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल मॉडल that includes only two operations. One is a read operation जिसको हम कहते हैं load operation, and second one is write operation जिसको हम कहते हैं store operation। इसके रिलेटेड टू आरटीएल्स हैं। एक आरटीएल है कि आरडी में रजिस्टर में वैल्यू आ रही है मेमोरी लोकेशन रजिस्टर ए, here A is the pointer register or address register। फॉर एग्जाम्पल अगर ए की वैल्यू 1000 है तो इसका क्या मतलब है कि मेमोरी लोकेशन 1000 से डाटा उठाओ और वो आरडी में रखो। इफ ए इज 1000 दैट मींस मेमोरी लोकेशन 1000 का डाटा पकड़ो। दैट मेमोरी लोकेशन के ऊपर हो सकता है डाटा पड़ा हो, फर्ज करें कोई वैल्यू पड़ी हुई है 98, 1 बाइट का है ये रजिस्टर और मेमोरी भी 1 बाइट की है, तो इस लोकेशन में ए इज 1000, तो 1000 के ऊपर जो मेमोरी लोकेशन है उसके ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है 98, 0x98 मतलब हेक्स में पड़ा हुआ है, मतलब ये कि ये 8 बिट का डाटा पड़ा हुआ है, तो इसको वो आरडी में स्टोर करेगा। इसमें देखें दो दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ये एड्रेस है, ये उसके ऊपर डाटा है। तो बेसिकली ये एड्रेस जाता है मेमोरी को, आपको पता है ये एड्रेस देंगे तो वो डाटा रिटर्न करेगी, वो डाटा जो है वो इस डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। और दूसरा है मेमोरी लोकेशन
ए आर डी। अब इसे आर डी हालांकि डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली यहाँ भी आर डी लिख देते हैं वो लोग, पता नहीं क्यों। बहरहाल ये कि आर डी यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब ये है कि इस मेमोरी लोकेशन पे ये डाटा स्टोर करो। तो ये है रीड लोड लोड इंस्ट्रक्शन, और ये है स्टोर इंस्ट्रक्शन। लोड के लिए इसके लिए रीड मेमोरी का रीड कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट होता है, इसके लिए मेमोरी का राइट कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट होता है। ये खुद ही इंस्ट्रक्शन के अंदर ये एक बिट होती है जो मेमोरी को बताती है कि भाई मेमोरी में रीड करना है या राइट करना है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 में ही रहती है। डिफॉल्ट मेमोरी का मोड हमेशा रीड मोड होता है। अब कोई ना कोई वैल्यू तो होनी है ना इंस्ट्रक्शन मेमोरी में, या इट कैन बी आइदर 0 इंस्ट्रक्शन के अंदर। दिस इज वन बिट इज आल्सो अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन कि मेमोरी से रीड करना है या राइट करना है। So default value is read mode, so it is always 1. It is only 0 when you are updating the memory. You are जब RD में memory को write करना है। इस केस में कोई रजिस्टर नहीं राइट हो रहा। This value is not going to any register. It is updating a memory array whose element is 1000. अगर A की वैल्यू 1000 है या 2000 है, तो मेमोरी लोकेशन 2000 के ऊपर ये वाली आरडी की वैल्यू है, जो कि क्या है, आरडी की वैल्यू कोई बता दें क्या होनी चाहिए। वैसे अज्यूम कर लेते हैं कोई वैल्यू, कोई बताओ, बताएं वैल्यू। तो वैल्यू है 78, तो ये वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन में राइट हो जाएगी। ये मेमोरी लोकेशन कुड बी, दिस लोकेशन कुड बी a pointer into an array, it could be a pointer into any other data structure. This value will be written to this pointer. That is ultimate। मेमोरी को सिर्फ ये दो चीजें मिलती हैं, उसके एक एड्रेस मिलता है और डाटा मिलता है। इस केस में सिर्फ एड्रेस मिलता है, डाटा इसके अंदर पहले ही स्टोर होना चाहिए। राइट, सो एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन नहीं है? लोग तो ज्यादातर लोग तो वैसे ही चले गए हैं। हाशिम, कोई है क्वेश्चन? नो सर। All right, so these are three different ways of data transfer that we have studied. One is immediate, two is register to register, and third is memory, indirect. मेमोरी इनडायरेक्ट का मतलब ये कि यहाँ पे एक रजिस्टर आप लगाते हैं, वहां पे आप डायरेक्ट 1000 नहीं लिख सकते। अगर 1000 लिखें तो वो डायरेक्ट पॉइंटर बन जाता है कि एग्जैक्टली इस पॉइंटर से डाटा लेके आओ। पॉइंटर नहीं लगा सकते, इसकी जगह आप रजिस्टर ही दे सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू अक्सर प्रोसेसर अलाउ नहीं करते कि यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते, आपको कोई रजिस्टर देना पड़ता है। रजिस्टर के कंटेंट्स जो होते हैं वो पॉइंटर होता है मेमोरी का, क्योंकि रजिस्टर के कंटेंट्स पॉइंटर हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। और इसका रन टाइम पे ही पता लगता है कि ये रजिस्टर के कंटेंट्स क्या है। अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी तो ये 1000 विल बी इन द समवेयर इन द कोड, इट विल बी इमीडिएट एड्रेस ऑफ द मेमोरी। ये एग्जिस्ट नहीं करता। Pointer is always in a register or in a variable, and so that is why it is called memory indirect. इसका क्या मतलब है? Pointer in a register. Pointer is in a variable.
आपको पॉइंटर पता हो ना हो, प्रोसेसर को पता होता है, कंपाइलर को पता होता है कि वो पॉइंटर क्या है। अगर आपका वो पॉइंटर किसी रजिस्टर में नहीं है तो वो एक टेम्परेरी रजिस्टर में इसका पॉइंटर जाता है, उसके साथ फिर मेमोरी से एड्रेस होता है डाटा। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 का दो चीजें उसके साथ अटैच हो जाती हैं फौरन। एक वेरिएबल 1 की वैल्यू, दूसरी वेरिएबल 1 का एड्रेस पॉइंटर इन द मेमोरी। और जब भी उसको एक्सेस करना पड़ता है उसके साथ दो रजिस्टर चाहिए होते हैं। एक रजिस्टर पॉइंटर रजिस्टर होता है, एक वो रजिस्टर जिसमें आपने उसकी वैल्यू लोड करनी है। पॉइंटर वेरिएबल अक्सर विजिबल नहीं होते। अगर इफ यू आर नॉट प्लेइंग अराउंड विद पॉइंटर यू विल probably never know what is a pointer. Otherwise pointer is the registered address. Sometimes you just give a pointer to compiler कि इस पॉइंटर से डाटा लेके आओ। इन दैट केस यू आप एड्रेस स्टफ लिख के तो उस पॉइंटर का रजिस्टर का नंबर बता देते हैं कि दिस इज इस रही है ना। यू मेंशन एड्रेस ऑफ एम्परसैंड, उस केस में आप कहते हैं कि ये एड्रेस में दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू नहीं दे रहा, वैल्यू ना समझना है इसको। फंक्शन डेफिनेशन में स्टार जो है वो एड्रेस ऑफ होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर जहां भी है वहां पर अगर जब वैल्यू साइन करते हैं वहां पर एड्रेस ऑफ का मतलब होता है पॉइंटर वैल्यू। थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है। और राइट, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको सी के साथ भी रिलेट कर रहा हूँ सो दैट यू नो कि ये चीजें जो है, ये जो इतनी आपने हार्डवेयर पढ़ी है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के साथ कैसे जाके कहाँ पे जाके लिंक अप होती है। Anyway, so memory indirect is you have a pointer register and a register in which the value is stored. मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफी है। Let's stop here. If you don't have any question, ज्यादा लोग भी नहीं है इसलिए मुझे ज्यादा लंबा पढ़ाने को दिल नहीं कर रहा। तो I know very few people here. क्या वजह लोग आते क्यों नहीं है? कोई आप में से कोई बताएगा? आशिम? सर मुझे पिछले हफ्ते जरा मसला हुआ था, वो लिंक का जो है ना, वो एक कंसिस्टेंट लिंक नहीं, और दरम्यान में कम्युनिकेशन हुई थी, क्लासें आपकी चेंज होनी, जैसे मुझे पता नहीं चले पिछले हफ्ते क्लास किस दिन है। नहीं, पिछले से पिछले हफ्ते हमने बता दिया था कि क्लास जो है वो अपने रेगुलर टाइम पे हुआ करेगी। आपको हाँ जी सर, ईमेल वो पर मुझे तो पता नहीं चला था। अच्छा अच्छा। और इब्राहिम तो मुझे आपके साथ लगा भी था ऐसे फिर ही मुझे हुआ? बेनिफिट। तो भाई बैंक आप नहीं सर, बताएं मैं तो बाकी आ रहा लोग हूँ, क्यों नहीं, क्यों बाकी लोग मैं क्यों तो नहीं रेगुलर आते? आ रहा हूँ सर। वो रिकॉर्डिंग देखना पसंद करते हैं ज्यादा। अच्छा, चलें फिर ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। टीचर्स को ज्यादा यूज टू होना पड़ेगा, स्टूडेंट के हिसाब से टीचर को ही अडॉप्ट होना पड़ेगा। टीचर के हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट को अडॉप्ट किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग ही देखें तो मेरा ख्याल है कि टीचर को फिर इसी पे ही फोकस करना चाहिए कि रिकॉर्डिंग कर करके रखते जाओ, और स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग देखने के लिए उनको टाइम मिलना चाहिए। एनीवे, so this is how it is, that this is the new world order in the education system, कि टीचर जो है ना वो स्टूडेंट जो कहते हैं उसके हिसाब से करेगा काम। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक सवाल था बस। हाँ जी। सर जी हम लोग जब इसका सर्किट बनाएंगे, जो ये मेमोरी रजिस्टर लोडिंग वाला है, हाँ तो हाँ, उसमें जब हमने एड्रेस देना होगा इनडायरेक्ट के लिए, तब क्या करेंगे? क्या करना पड़ेगा? अगर हमने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करनी है, इनडायरेक्ट मेमोरी रीड करनी होगी, तो फिर क्या करेंगे? हम लोग एड्रेस में बस पे डालेंगे। सारा करेंगे, फिक्र ना करें, अभी मैं पूरा सर्किट नहीं मैंने बनाया, अगली दफा सही बनाऊंगा है, कि कैसे वो इनडायरेक्ट कैसे होता है। ठीक है सर। जैसे थैंक पॉइंटर यू सर। है एक मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट कर रहा है, अगली दफा आपने नई मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करना है तो बेसिकली उसका पॉइंटर ही इंक्रीमेंट होता है ना। एक जी एक सर। एक एलिमेंट को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, अब दूसरे अगले एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है तो क्या करेंगे? उसके पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। किस साइज से इंक्रीमेंट करेंगे वो डिपेंड करता है कि वो साइज ऑफ एक अरे का एलिमेंट कितने बाइट्स का है, उससे आप उसको इंक्रीमेंट करेंगे। एनीवे, तो ये नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट दैट। सारा कुछ, सारी इंशाल्लाह सारी चीजें हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
Any other question? No?